नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता ने एक दिन पहले आपको झांसी और बुंदेलखंड के जो बालक थे पढ़ाई करने के लाने यूक्रेन गए थे और वापसी आए, आपसे मुखातिब कराओ सबसे पहले। और आज ललितपुर बुंदेलखंड के जो भाई हैं अपन सबके, उत्कर्ष चौबे साहब जी आज आ गए हैं ललितपुर। पूरा बुंदेलखंड आपको इंतज़ार कर रहा हो। तो बुंदेलखंड के जो हैंगे लोग थे पढ़ाई के लाने गए थे और रूस यूक्रेन के बीच जो कछु भी भाव फंस गए। बहुत चिंता आती लोगों की, तो सब लोगों की कहूँ ना कहूँ चिंता दूर भई है ललितपुर की। का रही उत की स्थिति का रही जो दिन से उत युद्ध शुरू भाव, हमला शुरू है एक एक करके का स्थिति वहाँ पे काफ़ी ख़राब है, क्योंकि बच्चों को कोई कुछ बताने वाला नहीं है, कोई कुछ करवाने वाला नहीं है जी। जो करना है आपने करना है, जो जो सोचना है आपने सोचना है। सारे डिसीजंस आपके हैं और जो उस डिसीजन के साथ लगे हुए प्रॉब्लम है वो भी आपकी हैं। वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि दिन पे दिन स्थिति वहाँ पे ख़राब गंभीर होती जा रही है। और जहाँ आप रहते थे वो कौन सी जगह थी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? किरोगराद शहर का नाम है और यूनिवर्सिटी का नाम तनिष्क मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जी। तो वहाँ पे पहले दिन जब हमला शुरू होते हैं तो क्या लगता था कि निकल जाएंगे, या कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से या वहाँ के जो शासन है उसकी तरफ से कोई चेतावनी वगैरह दी गई कि जो बाहर के हैं वो जा सकते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी कोई चेतावनी जारी नहीं करती है। वो वहाँ पे आपको लोकल न्यूज़ से पता चल जाता है या फिर न्यूज़ के थ्रू पता चल जाता है। जी। प्रशासन में जैसे कि जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है वो एडवाइजरी जारी कर देती है कि भाई ये करंट सिचुएशन है, ऐसे ऐसे एक्शन लो। जी। बाद में सब आप करो। वहाँ कौन सा ईयर चल रहा था आपकी पढ़ाई का? ये मेरा 6th ईयर था, लास्ट फाइनल ईयर। लास्ट मतलब 1-2 महीने में एग्ज़ाम आपके भी थे क्या? 1-2 महीने नहीं, 5-6 महीने में एग्ज़ाम। 5-6 महीने में एग्ज़ाम थे। अब क्या लग रहा है, कुछ वहाँ से हुआ है कि एग्ज़ाम देने फिर जाएंगे? क्या स्थिति बन रही है या क्या है? पता चलेगा कि क्या है, अभी तो करेंटली कुछ नहीं पता उसके बारे में। जी। तो क्या लग रहा अब कैसे यहाँ की शुरुआत हुई? यात्रा का क्या क्या रहा? यात्रा कहाँ से शुरू है, कैसे कैसे आए हैं उत्कर्ष ललितपुर तक? यात्रा हम लोगों ने सबसे पहले बस बुक करी अपने शहर से। हाँ। कुछ 150 बच्चों ने। साथ में हम लोग निकले बॉर्डर के लिए। वहाँ पे एक स्टेशन था चौप, उससे रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने हंगरी के लिए ट्रेन पकड़ी। फिर हंगरी से जो वहाँ का कैपिटल है बुडापेस्ट, उसके लिए ट्रेन पकड़ी। और उसके बाद वहाँ पे 2-3 दिन स्टे करने के बाद फ्लाइट लेके दिल्ली से फिर यूपी गवर्नमेंट के ने ऑर्गेनाइज करवाई हुई थी कैब्स, उससे घर तक। दिल्ली से यहाँ की भारत सरकार ने आपको कैब सुविधा से यहाँ पहुँचाया है ललितपुर तक? भारत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहाँ हंगरी तक, यूक्रेन से जहाँ आप रहते थे वहाँ से हंगरी तक जो आए हैं, हंगरी दूसरी जगह है, यूक्रेन दूसरी जगह है। इस दौरान जो भारतीय एम्बेसी है अपनी, वहाँ के लोग, वहाँ अपने अधिकारी हैं जो, उनकी कुछ मदद वगैरह मिली? उनकी मदद से कैसे? इंडियन एम्बेसी कोई वैसी ऑफिशियल मदद नहीं करती है। जो डिसीजन है आपके हैं, वो बस ये बता देते हैं कि आपको क्या करना है जी, बाकी सब कुछ आपको करना है। और जो गवर्नमेंट की हेल्प रही वो काफ़ी रही, क्योंकि वैकेशन के लिए फ़्लाइट सारी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा रखी हैं। दूसरे देश में जब आप बॉर्डर पार करके जाओगे, वहाँ का रहना खाना सब उनकी तरफ से है, आपको 1 रुपये कहीं खर्च नहीं करना है। बहुत बढ़िया। ये उत्कर्ष के पिताजी हैं जो ललितपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत चिंता हुई होगी उत्कर्ष को लेके जब खबर मिलती है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हो गया है, युद्ध शुरू होने वाला है। और अब युद्ध शुरू हो भी गया, लेकिन उत्कर्ष अभी तक ललितपुर नहीं आ पाए थे। क्या फीलिंग रही थी उस समय की? सही बात कह रहे हैं अपन। पहले सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप सब आए जी। और मैं आपको बता दें कि जब हम लोगों को पता चली कि 22 तारीख से ही चर्चा तो होती ही रही थी सही। और अपने स्टेट अपनी जो केंद्र की सरकार है उनकी तरफ से एयर इंडिया की 3 फ्लाइटें निश्चित भी वही थी, 22, 24 और 26 की। तो 26 तारीख तक हम लोगों ने 26 की टिकट भी इनकी बुक कर दी थी। लेकिन फिर ऐसी स्थितियां बनी कि 23 तारीख को ही बम उनने जो एयरपोर्ट था उस पर गिरा के और पूरी तरीके से वो कर दो, तो डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दो। अभी के बाद भाई स्थिति जब ऐसी बिगड़त रही तो भाई अब लेके जीते आते होते थोड़ी सी सेफ आती जगह होता है। कोई इतनी ज़्यादा वहाँ पे परेशानी नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा फिर जोर हो कि भाई चलो ठीक है, यदि कोई ऐसी नहीं हो पा रहा हो तो अपन ये है कि होते हो तो आप सुरक्षित तो हो भाई। बाहर खड़े, बाहर बम गिर जाए का, बाहर की स्थिति भी नहीं होती।
अच्छा होते समय समय पे कहा है कि सायरन देखें चिता दो जाओ हाँ। कि मतलब हो रहा हो, लेकिन जो अपनी जो वहाँ पे एम्बेसी है हाँ। वो पे भी इन लोगों ने फोन के माध्यम से पूछी तो उनने यही कही, उनने कि भाई आप एक काम करो, आप चाहो तो आप अपने साधन से बॉर्डर पे पहुंच जाओ। हाँ। तो इनने कही भाई कोई आप साधन वगैरह प्रोवाइड करा दो, पैसा हम लोग दे दें। तो उनने कही कि भाई अब जो तो नहीं है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि आप बॉर्डर पहुंच जाओ तो बॉर्डर पे आपको सब सुविधा मिल जाए। सो इनने कही कि यदि रास्ता में कछु कोई दिक्कत आ जाए बॉम्बे या कछु चीज़ की, तो बोले जितने आप हो तभी तो बहुत दिक्कत आ सका। तो जब इन लोगों को पर जब ऐसी रही पे बीच में एक आध दो बार इमरजेंसी सायरन बजो, तो फिर थोड़े इनके मन में जो हो ऐसा नहीं को, तो फिर सब लोगों ने चर्चा करी और चर्चा करी और फिर तुरंत इन लोगों ने निर्णय लो और रात मतलब शाम के अपने अपने यहाँ के हिसाब से रात के 7-8 बजे हुई हैं, वो तो हुई हैं 3-4 बजे हुई हैं। फिर अगले दिन उन्होंने सवेरे अपनी जो बस हो तो बस बुक करी, वो में भारत को झंडा लगाओ और फिर इसके बाद चल जाए। और 15-13-1400 किलोमीटर को रन करत हुआ, ठंड भी काफ़ी, बर्फ़ भी, और सबसे बड़ा तो युद्ध का पूरा जब युद्ध वातावरण है तो वो तो जो थोड़ी चीन है कि मतलब तुम कितने हो रास्ता में, सही बात है ना। तो जो सेलिंग का डर लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से कहीं भी किसी तरह से वो आ जाए और अटैक। चौबी जी, इस दौरान जैसे 8-10 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है सबको पता है, इस दरमियान उत्कर्ष से लगातार बात होती रही कि कभी संपर्क कटा? नहीं संपर्क कमो नहीं कटो, लेकिन बातचीत होती रही, यही से तो हम लोगों को मनोबल बढ़ाते रहो। इनके संगे जो परेशानी बीच में रही हुई है, लेकिन इनने अपने परिवार को उस हिसाब से नहीं बताई कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम तो सही बात है, ये लोग डर जाएं और परेशान हो जाएं। परेशानी है, ये भी बहुत विषम परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन इनने बताई नहीं है। बस ये है कि जब ये अपने क्रोबरा से और आए रास्ता में करीब 1500-1600 किलोमीटर होता है, थोड़ी सी फिर नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो लगी थी। तो फिर हम जाकर रहते कि हम भी मैसेज छोड़ देते, ये भी उनको रिप्लाई दे देते, या जैसे कोई चीज़ की पता लगाने तो इनसे कहते सो जी वॉइस मैसेज भेज देते, सो हमारे अपना पूरा सब लोग सुन लेते। बट लेकिन ये बात संपर्क बना रहा, संपर्क बना रहा, पूरे टाइम बना रहा। शिवरात्रि पे शंकर जी का दिन था, उस दिन शाम के ये लोग बॉर्डर पे पहुंच गए, फिर ट्रेन के माध्यम से उतर पहुंचे। और निश्चित तौर पर भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसमें उनका पूरा सहयोग रहा। और बिनम पर जो एक विषम परिस्थितियां थी उनमें भी समय से बॉर्डर के बाद उनने 2-3 दिन वहाँ पे हंगरी आपकी कैपिटल में रुक के इनके नाने फ्लाइट प्रोवाइड करी। इतने भी अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट देख रहे हैं प्रदेश के, तो रणवीर प्रसाद जी से हमने परसों बात करी थी, कल ही बात करी थी। तो उन्हें बताई कि ऐसी ऐसी बात है, आ गए भी, तो आपको कहा, फिर उन्होंने कहा एक में नंबर दो, हमने उन्हें फ़ोन लगा, उन्हें इन्हें रिसीव करो तो एयरपोर्ट से। और फिर बाहर उत्तर प्रदेश भवन ले गए थे, उत्तर प्रदेश है क्या खाना पीना सब नहा धो के उन्होंने वाहन व्यवस्था भी करी घर तक भेजने के लिए, घर तक। लेकिन ये है कि ये क्या है कि इनका थोड़ा सा जो वहाँ का कुछ इनके जो साथी थे वो दूर के थे, तो उसकी वजह से काफ़ी समय लग रहा था। तो उरई में नाना जी रहते इनके, सो ये इन्हें 3 बजे करीब जब इटावा करीब 2-2:30 बजे करीब ये फिर इटावा होते हुए उतर उरई पहुँचे, सो घर पर रुक गए। अब सुबह 3 बजे वहाँ से आ गए और शाम होते होते ललितपुर अपने ज़िले में अपने घर में बिल्कुल आ चुके हैं। उत्कर्ष भैया एक चीज़ बताओ, होते जो बॉर्डर है यूक्रेन से हंगरी के बीच को जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे लंबी ट्रेन की लाने लंबी कतारें हुई हैं, का स्थिति बन रही होती है कि कैसे सब लोग अपने अपने देश अपने अपने घर जा बचा रहे? हाँ, वहाँ पे काफ़ी रश था और बच्चे एक दूसरे की लाइन में घुसे जा रहे थे। हम लोग कब से अपनी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन आगे आगे लग के वो लाइन बढ़ती चली जा रही थी, तो हम लोगों ने फिर एक अपनी अलग लाइन बना ली थी। बाद में फिर वो लाइन उन्होंने खोल दी थी बॉर्डर क्रॉस करने की। जी, एक और अपने भाई हैं अक्षेंद्र बादल, वो भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, वो भी आए हैं 2 दिन पहले लौट के। उनका कहना था कि 10-10 घंटे वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है जिस बॉर्डर से। 2-2 दिन तक खड़े हुए हैं कुछ बच्चे तो, 2-2 दिन तक। हाँ, अलग अलग बॉर्डर, क्योंकि 3-4 बॉर्डर खुले हुए थे, हर बॉर्डर की अलग स्थिति थी। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। वहाँ कुल मिला के सबको हंगरी पहुँचना था। हंगरी से सीधे हंगरी से इंडिया ही आए या इस्तांबुल के रास्ते किसी और जगह स्टे करके आए? नहीं, फ्लाइट बस एक जगह रुकी थी, वो भी सिर्फ फ्यूल भरने के लिए, वहाँ कोई स्टे नहीं था। अच्छा, कितनी तारीख को निकले, कितने दिन लग गए इस यात्रा में वहाँ से आते आते? हम लोग कल निकले थे।
कल निकले हाँ। वहाँ यूक्रेन से जहाँ रहते थे, जी। जहाँ अपना वो आवास वगैरह होगा। यूक्रेन से तो हम लोग 28 तारीख के निकले हुए हैं। 28 तारीख। हाँ 28 इवन 26 मान लो आप, 26 तारीख 26-27 तारीख तक के निकले 26-27 से 6 तारीख हो गई है, मतलब 8 दिन लग गए हैं आते आते। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुंदेली वार्ता से बात की और अपने पूरे ललितपुर वालों को बताया, बुंदेलखंड वालों को बताया जो चिंता कर रहे थे कि अपने यहाँ के जो लोग फंसे हैं। आपके साथ कितने लोग और हैं जो यहाँ भारत आए हैं आपकी फ़्लाइट में या आपके साथ? कई बच्चे आए हैं, लेकिन मेरे जो अपने जान पहचान के मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो हम लोग 3 लोग थे जो एक साथ आए हैं वापस। इस दौरान वहाँ के लोगों ने कुछ मदद की आपको यहाँ तक आने में या हंगरी बॉर्डर तक भेजने में? वहाँ के स्थानीय दोस्त होंगे या हाँ, जहाँ पर उन्होंने रहते? मदद करी है, काफ़ी मदद करी है। स्थानीय जो दोस्त हैं वहाँ के, जो लोकल दोस्त हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे। उन्होंने काफ़ी मदद करी, वो समझ रहे थे कि ये लोग दिक्कत में हैं। तो उन्होंने हेल्प की है कुल मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। चाचा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आए और हमारे जो बच्चा के आने की जो हम लोग को खुशी है उसमें आप लोग सब लोग साझीदार बने। हमें खुशी नहीं है, पूरे ललितपुर पूरे बुंदेलखंड को खुशी है कि बिल्कुल अपने बिल्कुल नहीं, और हम ही में आभार भी व्यक्त करना चाहते पूरे ललितपुर वासियों को। जी, ललितपुर वासियों ने समय समय पर फ़ोन के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर, और बाज़ार में भी हम जब निकले तो मतलब 150 आदमी इकट्ठे होकर उन लोगों ने हमारा हालचाल लाओ उत्कर्ष के बारे में पूछी। आज हमें लगता है कि पूरे ललितपुर की दुआएं काम में आई। पूरे ललितपुर में किसी भी कोई ऐसा कोना नहीं रहो कि जितो उन्हें कोई किसी व्यक्ति ने जो नहीं पूछो उत्कर्ष की पाए भैया आ गए कह रही है। इवन हम सब्जी मंडी में भी कल खड़े थे तो एक सब्जी वाली ज्यादा हमारा उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अम्मा भी आई, बोली क्या भैया भी आ गए, हमने सुनी हुए होते हैं, हमने अखबार पढ़ रहे थे घर है तो पता चलो। तो मतलब इतना ज्यादा एक स्नेह, एक ऐसा वातावरण हमें लगता है कि शायद हमें लगता है कभी किसी के साथ नहीं हो सकता है। सही है, ललितपुर में एक अलग ही खासियत है प्रेम की, आपसी प्रेम का तो ज्यादा ही है। रिश्तेदार तो है ही निश्चित तौर पे, और लेकिन जो बाहर के लोगों ने सब लोगों ने एक मनोबल बढ़ाओ, और प्रभु कृपा सर्वोपरि थी, उन्हीं की कृपा से श्री राम जी बैठे अपने तवन सरकार, माई की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही कि अच्छे से सब पूरे। अपन लोग भी एक ऐसा धार्मिक परिवार है कि सब अपन सब धर्म में विश्वास रखा, तो कहूँ ऐसी कोई भावना भी नहीं है। और सब है हमेशा, चाहे वो लायंस क्लब हो, चाहे भारत विकास परिषद हो, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने सेवा कार्य में भी लगे, तो भगवान भी उसी का, भगवान ने वो अच्छा वो दिया। सो हम भी आप लोगों को बुंदेली बौछार को और आपको सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू आपका उत्कर्ष जी, आपका